Yes, good morning to all. So let's proceed our biopsychology class. This is unit number 4 and very important units, and it may be sometime difficult for the aspirants who have never studied about biopsychology और जिन्होंने कभी भी बायोसाइकोलॉजी नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत मुश्किल सा लगता है. I'll try to make it easy. मैं इसको आसान बनाने की कोशिश करता हूं और इस टॉपिक का पूरा फ्रेम, जैसे कि मेरी आदत है, आप जानते हो कि मैं कोई भी टॉपिक्स पढ़ाने से पहले उसका एक फ्रेम बनाता हूं और उस फ्रेम को ही मैं धीरे धीरे आपको टॉपिक वाइज कराता हूं. इसमें हम लोग बायोसाइकोलॉजी में जैसे कि एज यूजुअल हम लोग एक चीज बनाते होंगे, मीनिंग ऑफ दैट. तो बायोसाइकोलॉजी की मीनिंग आई थिंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका फ्रेम बनाते समय. इस चीज को हमें कोई भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है. खैर, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप बना सकते हो यहाँ पर, मीनिंग ऑफ बायोसाइकोलॉजी. तो एक हेडिंग आप बना लीजिए. तो बायोसाइकोलॉजी की मीनिंग तो आप अपनी कॉपी में बनाइए और इसकी मीनिंग हमें सबसे पहले समझना है. और उससे भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हमें जो जानना है इसमें से, क्योंकि कुछ नहीं आते. हाँ, इसकी मेन है ब्रांचेस. ब्रांचेस के बारे में हमें समझना है. इन अ बायोसाइकोलॉजी देयर आर द सेवरल ब्रांचेस, सो वी विल अंडरस्टैंड, वी विल डील वन बाय वन ऑल ब्रांचेस. ये जिस समय टॉपिक को पढ़ेंगे उसी समय करेंगे, इसलिए इसको अभी हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं. देन बायोसाइकोलॉजिस्ट के नाम आपको जरूर मालूम होना चाहिए. एटलीस्ट कुछ नाम जो आपको मुश्किल लगते हैं उन नेम को आप एटलीस्ट अभी से रिवीजन एंड प्रैक्टिस करते चलो. जैसे कि पॉल कोस्टा का नाम आएगा, ब्रोका का नाम आएगा, मैक्री का नाम आएगा, इसी तरह से ओल्डस का नाम आएगा और ऐसे बहुत सारे जेनसन्स इंक्लूडिंग. तो मीन्स सारे बायोसाइकोलॉजिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको मालूम होना चाहिए. तो बायोसाइकोलॉजिस्ट जिस समय हम पढ़ेंगे और उसी समय इनडायरेक्टली आपको एक हिस्ट्री वाइज इसकी हम लोग कह सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री भी आपको मैं डेवलप कराऊंगा, अभी कराऊंगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. और इसके बाद फिर इसके बाद हमें जो समझना है बायोसाइकोलॉजी के मेन कॉन्सेप्ट्स. तो जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हीं के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए और इसी के ऊपर मैं भी आपको ज्यादा प्रिपेयर कराऊंगा, ज्यादा फोकस कराने की कोशिश करूंगा. व्हाट एवर द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बायोसाइकोलॉजी. अगर बायोसाइकोलॉजी के मेन कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो वो बड़े टेक्निकल से लोगों को लगते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल और मजेदार है. मेन कॉन्सेप्ट्स के बाद अब बायोसाइकोलॉजी के बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको उनके मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए. स्पेशली आपको ब्रेन स्टडी मेथड के बारे में जरूर मालूम हो. तो ब्रेन की स्टडी आपको मालूम जरूर हो, क्योंकि ब्रेन की स्टडी मेथड नॉर्मली पीपल्स डू एरर्स इन इट. इसके 5-7 मेथड्स आपको फ्रेम में अभी मैं आपको बताऊंगा. देन उसके बाद इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे मीन्स न्यूरोसाइकोलॉजी से रिलेटेड आपको डिसऑर्डर्स भी मिल जाएंगे. तो मीन्स इससे रिलेटेड आपको डिसऑर्डर, क्योंकि अब जो पेपर्स आ रहा है नॉर्मली वो इस पर ही ज्यादा शिफ्टेड है, ज्यादा फोकस्ड है. तो मीन्स बायोसाइकोलॉजी के आपको मेथड्स के बाद डिसऑर्डर्स की समझ हो. जैसे बायोसाइकोलॉजी से रिलेटेड मान लो पार्किंसन डिसऑर्डर्स पूछता है. इन केस ऑफ दे वर आस्किंग अबाउट Huntington syndromes, they ask about Alzheimer's and Korsakoff syndrome. So these are the disorders which is very very important. ADD, MDD and neurosis, जो ADHD के हैं, इनॉर्सिस इनकॉर्पोसिस, इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं. तो मीन्स सारे न्यूरोसाइकोलॉजी के डिसऑर्डर्स हम यहीं पर समराइज करेंगे और यहीं पर इनको समझने की कोशिश करेंगे. अब यहाँ पर मेन जो कॉन्सेप्ट्स की चीजों को हम हाईलाइट कर लेते हैं यहीं पर. इससे क्या होगा, आपको आगे इसके बारे में हम जब समझना शुरू करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा. इनिशियली इसमें हम 4 से 5 टॉपिक ही समझते हैं. सबसे पहले हमें नर्व सेल के बारे में पढ़ना है.
तो इनिशियली आई कैन राइट हियर नर्व सेल। हमें नर्व सेल के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करना है, तो इसका पूरा एक पहले फ्रेम बना लो आप। तो दिस इज द नर्व सेल कॉन्सेप्ट। अब नर्व सेल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो अभी हम उसका भी फ्रेम बना के चलेंगे। सो इसके बाद दूसरा, इसमें नर्व सेल से ही पूरा एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, वी कॉल देम टू नर्वस सिस्टम। तो ये नर्व सेल से ही नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, तो मीन्स हमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। और नर्वस सिस्टम में हम जब डिटेल में जाएंगे तो बेसिकली वी स्टडी टू पार्ट्स इन इट। वन इज CNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग जब इसको और ओपन करेंगे सो वी विल फाइंड देयर इज अ ब्रेन। तो ब्रेन के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। और दूसरा इसी में आएगा स्पाइनल कार्ड। सो वी विल स्टडी अबाउट स्पाइनल कार्ड। अब ब्रेन के अंदर भी जब हम लोग जाएंगे तो इसके अंदर अभी मैं जानबूझ के आपको लेके जा रहा हूं इसके अंदर, रीजन बीइंग क्योंकि आपको एक बेसिक सा फ्रेम स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब ब्रेन के अंदर भी 3 सेगमेंट हैं, दैट इज अ फोर ब्रेन, जैसे ये फ्रंट का है दैट इज अ फोर ब्रेन, और ऊपर वाला हिस्सा खास तौर से फोर ब्रेन, एंड देन मिड ब्रेन, एंड मिड ब्रेन इज देयर। सो एंड तीसरा ब्रेन है वो हिंड ब्रेन। सो आप इस फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के अंदर भी आप जाएंगे तो 4 to 5 सेगमेंट आपको एटलीस्ट देखने को मिलेगा। लाइक इसके अंदर आप जाएंगे तो सेरिब्रम्स, राइट, तो अपने नोट्स में बनाते चलना। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसके अंदर आएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रीजन, और जिसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। क्योंकि एक इसी का हम लोग लेटराइजेशंस भी करते हैं। तो लेटराइजेशंस वी डू दैट। तो लेटराइजेशंस जब हम इसी का कर देते हैं तो इसी के अंदर 2 लेटरल पार्ट बन जाते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। चलो राइट इधर लिखते, राइट को राइट में, एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर इज देयर। सो इसी के अंदर आप ध्यान से देखोगे दोनों में, तो इसका रीजन आएगा एक फ्रंटल लोब। हमारे एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है अबाउट द फ्रंटल लोब। सो वी स्टडी अबाउट द फ्रंटल लोब्स। तो यहाँ फ्रंटल लोब्स के बारे में पढ़ेंगे। उसकी ठीक नीचे पैराइटल लोब्स होगा। सो वी स्टडी अबाउट द पैराइटल लोब, देन वी स्टडी अबाउट द ऑसिपिटल लोब। फ्रेम बनाते चलना सब लोग। एंड देन टेम्पोरल लोब्स इज देयर। सो क्योंकि बायोसाइकोलॉजी को जितना आप लिखेंगे उतना इफेक्टिव आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसी तरह से इसके अंदर के पार्ट्स बनते चले जाएंगे, राइट। और फिर ऐसे दूसरा पार्ट हम लोग सपोज लेते हैं, दैट इज एमिगडाला इज देयर। सो एमिगडाला, सो एमिगडाला इज दैट नेक्स्ट पार्ट। तो ऐसे हम लोग थैलेमस पढ़ेंगे, इसमें पढ़ते हैं, और देन हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं। सो ऐसे 5 पार्ट्स, 6 पार्ट्स आपको पढ़ना है। मिड ब्रेन के भी ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे टेक्टम है, वन ऑफ देम इज टेक्टम, अदर इज अ टेगमेंटम, राइट, एंड RAS। तो RAS मीन्स रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो RAS इसमें हम पढ़ लेंगे। ऐसे और पार्ट्स इसके डिटेल में जाएंगे। इन ब्रेन्स को भी इसी तरह से आप एलॉबरेट कर सकते हो, जैसे इसमें आएगा पोन्स, मेडुला, राइट। तो ऐसी चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना और समझने का तरीके बड़े अच्छे। पोन्ड कैसे याद रखना है, जैसे इनको याद करने का एक लॉजिक समझो। पोन्ड का मतलब पोन्ड से समझो। पोन्ड एक क्रीम है जो कि फेस पे लगाया जाता है, तो इसका मतलब ये ब्रेन फेस के लिए है। फेस मीन्स यहाँ पर जितनी भी वॉलेंट्री चीजें आपकी होती हैं, तो वॉलेंट्री चीजों का बॉस इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो पोन्स है। और मेडुला मतलब हो गया जो अपने आप हिला डुला, तो इसको ऐसे लिख सकते हो हिला डुला, राइट। तो हिला डुला टाइप का, सो वी कॉल देम टू ऑल्सो दैट इज, इसमें हमारे जो आएंगे वो इनवॉलेंट्री चीजें आती हैं। तो इनवॉलेंट्री थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला। इसी तरह से इसी के अंदर आएगा सेरिब्रम्स। तो सेरिब्रम्स आएगा, सेरिब्रम्स जो कि बॉडी पोस्चर्स के लिए जिम्मेदार। तो एक ऐसे पूरा फ्रेम बनाते चलो। 4 ब्रेन के भी पार्ट हैं, जैसे डेंसिफेलॉन एंड मेटेंसिफेलॉन इज देयर, और बीच में मेसेंसिफेलॉन एंड टेलेंसिफेलॉन एंड देन वन मोर इज ऑल्सो मेसेंसिफेलॉन, दैट इज अ हिंड ब्रेन। तो इसके अलग अलग सेगमेंट्स आपको समझ में आने चाहिए। तो इससे इफेक्टिव आप
अच्छे से तैयार हो जाएगा आपको इस टॉपिक के बारे में, राइट। तो नर्वस सिस्टम में जैसे हमने देखा कि सीएनएस इस ऐसे ही इसमें होगा, पीएनएस के बारे में पढ़ना है, और पीएनएस मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसके अंदर भी दो पार्ट्स पढ़ना है, दैट इज एएनएस, एनएस मींस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, एंड एसएनएस, एसएनएस मींस दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एएनएस के अंदर भी सिंपैथेटिक सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, एसएनपीएस के बारे में डिटेल में समझना होगा, राइट। तो इसकी ऐसे जब हम नर्व सेल पढ़ना शुरू करेंगे तो नर्व सेल्स के अंदर भी कई टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। जैसे मैं जब इसको सिखाता हूं तो सबसे पहले नर्व सेल्स के टाइप्स अलग अलग बताता हूं कि इसके टाइप्स के भी 3 बेसिस हम समझेंगे, फंक्शंस के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर, एंड देन साइज एंड शेप के बेस पर नर्व सेल्स। देन टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स के बाद में हमें जो पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ नर्व सेल्स, नर्व सेल्स के अलग अलग सेगमेंट्स। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आया है, जैसे एक एक्सॉन हेलिकल्स कई लोगों को नहीं मालूम, हिलॉक्स नहीं मालूम होता है, ये क्या है, तो आपको पार्ट्स के बारे में पता हो। देन इसकी फंक्शंस के बारे में आपको पता हो, नर्व सेल्स कैसे फंक्शन करता है। इसी के अंदर इम्पल्सेस के बारे में पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नर्व इम्पल्सेस के बारे में आपको पढ़ना है। तो वी स्टडी अबाउट द इम्पल्सेस, तो इम्पल्सेस के बारे में आपको स्टडी करना है। फंक्शंस के बाद इसी में हम साइनॉप्सिस को भी पढ़ेंगे, तो मीन्स साइनॉप्टिक्स के बारे में स्टडी पढ़ते हैं। और देन इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिटेल हमें समझनी पड़ती है। और देन इसके बाद इसकी जो सेल से रिलेटेड बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स समझने के बाद इससे रिलेटेड बहुत सारी एक तरह से कह सकते हैं कि एसोसिएशंस या एक्शंस इसमें हम लोग समझते हैं। इसकी काफ़ी चीज़ें जैसे या इस इतने पे रख लो आप, है ना, क्योंकि इतना सफिशिएंट होगा समझने के लिए। इवन और भी हैं जब इसको डिटेल में हम बात करेंगे। सो नर्व सेल्स समझने के बाद फिर ऐसे ही हम लोग दूसरी चीज़ों के बारे में समझना शुरू करते हैं। माफ़ करना, सारा इरेज हो गया। और यहाँ पर ऐसे हमें एंडोक्रोनोलॉजी पढ़ना है, राइट। तो एंडोक्रोनोलॉजी मतलब क्या? एंडोक्रोनोलॉजी को सरल वर्ड्स में हम लोग बोलते हैं हार्मोन सिस्टम के बारे में पढ़ना। तो जैसे हम लोग हार्मोन का नाम लेते हैं तो हार्मोन्स मीन्स हमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली वी स्टडी अबाउट द ग्लैंड्स। हमें ग्लैंड्स पढ़ते समय 3 ग्लैंड्स पढ़ने होते हैं। एक्सोक्राइन, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उसके बारे में, देन मिक्स्ड ग्लैंड होता है, और अब तीसरा निश्चित तौर से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे। तो हमारा हार्मोन का रिलेशन किसके साथ में है? हार्मोन इज रिलेटेड विद एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्रोनोलॉजी इज आल्सो टॉपिक ऑफ हार्मोन्स। तो इसके में अलग अलग हार्मोन्स के बारे में एटलीस्ट अगर एक रफ सीट बनानी हो तो एक ह्यूमन सा बना डालो आप। जैसे एक इंसान है तो इंसान की बॉडी इमेजिन करो, लाइक दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग की ब्रेन के अंदर मेनली 3 ग्लैंड्स है। तो 3 लाइनें खींच दो, भारत का तिरंगा। फर्स्ट हाइपोथैलेमस के अंदर हार्मोन है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर कौन से हार्मोन है? देन पिट्यूटरी ग्लैंड इज देयर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी हार्मोन्स है, एंड लास्ट इज पीनियल ग्लैंड। तो इसके अंदर 3 है, बट इसके कॉन्सेप्ट समझना बड़ा आसान। जैसे जिस हार्मोन के अंदर रिलीजिंग वर्ड लग जाएगा वो हार्मोन हाइपोथैलेमस से होगा, राइट। तो एक शॉर्टकट में कहीं लिख भी लो इसी बहाने। किसी भी हार्मोन के नेम में अगर रिलीजिंग वर्ड लग गया, राइट, रिलीजिंग, तो वो हार्मोन हाइपोथैलेमस से होगा। किसी भी हार्मोन के नेम में स्टिमुलेटिंग लग गया तो हार्मोन पिट्यूटरी से होगा। और इसी तरह के जब आप आएंगे नेक रीजन में, तो नेक रीजन्स में भी 2 ग्लैंड्स हैं। वन इज थायराइड्स, तो आपको थायराइड के बारे में पढ़ना है, एंड सेकेंड वी स्टडी अबाउट द पैराथायराइड्स। अब इसका मतलब मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ फ्रेम बना रहा हूँ, राइट, कि पूरे टॉपिक्स में क्या क्या पता हो, ग्लैंड्स पता हो, और ग्लैंड्स के बाद हार्मोन्स पता हो, राइट। देन इसी के बाद जब हम लोग समझना शुरू करेंगे, राइट,
जैसे थायराइड पैराथायराइड्स के हार्मोन के बाद देन आते हैं स्टमक के रीजन्स के अंदर, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एड्रिनल के ठीक नीचे पैंक्रियाज है। एग्जाम में कई बार सीक्वेंस आता है बेटे, पैंक्रियाज के बाद में देन हमारे दूसरे ग्लैंड्स हैं, आई विश आप सबको पता होगा इनके नाम। एड्रिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियास, पैंक्रियास के बाद लास्ट इज गोनैड ग्लैंड्स। तो इनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में, इनसे जितने भी हार्मोन्स हैं सभी हार्मोन के बारे में आपको समझना है, राइट। पूरा फ्रेम बनाते चलो। तो हार्मोन्स, इनमें हार्मोन्स समझना है और हार्मोन्स के टाइप्स, हार्मोन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं और इसकी फंक्शंस होती है, और फंक्शंस के साथ में जो इससे डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इन सारे डिसऑर्डर्स के बारे में आपको एक एक करके हम लोग समझेंगे। आई विश आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम 3 टॉपिक पर ही पहुंचे हैं। नर्व सेल्स, नर्व सेल्स के बाद में नर्वस सिस्टम बना और उसके बाद एंडो सिस्टम के ऊपर हम लोग आगे एंडोक्रोनोलॉजी के ऊपर, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। देन नेक्स्ट थीम दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए, दैट इज जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स। तो जेनेटिक्स और बिहेवियर मीन्स पूरी की पूरी जीन्स के कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं और जीन्स में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स बने। जीन्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी सेल की समझ हो, और सेल के अंदर जब हम लोग ऐसे इमेजिन करो ये सेल है और इस सेल के अंदर बहुत सारे इस तरह की चीजें, और इसी में मैंने एक न्यूक्लियस सा बना दिया। सो इस जब हम सेल को समझना शुरू करते हैं तो मेनली हमारा रिलेशन न्यूक्लियस से होता है। तो न्यूक्लियस इज अ बेसिक पार्ट, और उसी के अंदर जो सर्कल है उसी में मीन्स ये सर्कल के अंदर मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो वी स्टडी अबाउट द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स जब हम समझते हैं तो इसी का एक स्ट्रक्चर्स को हम लोग जीन समझते हैं। तो ये पूरी डिटेल में आगे हम लोग समझते हैं अबाउट दिस थिंग्स गेटिंग। तो जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स, और इसी में हम लोग बहुत सारे सिंड्रोम्स की स्टडी करते हैं, राइट। सिंड्रोम्स कौन कौन से हैं, मीन्स जेनेटिक्स की स्टडी के बाद हम लोग बहुत सारे सिंड्रोम्स की स्टडी करते हैं। सिंड्रोम्स आर बेसिकली डिसऑर्डर्स। तो सिंड्रोम्स एक डिसऑर्डर्स नहीं कह सकते, बल्कि वो एक जेनेटिक म्यूटेशंस कहा जाए। अब सिंड्रोम्स में जैसे आप नाम सुने होंगे अलग अलग, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, राइट। तो ये सारे सिंड्रोम्स के बारे में हमें समझना है आगे की टॉपिक्स में। एटलीस्ट आपको 15 से 20 सिंड्रोम्स तो मैं पढ़ाऊंगा, और उसी के आसपास आपका पेपर घूमता है। जैसे उसमें से एक PKU है, फिनाइलक्यूटिनेरिया। फिनाइलक्यूटिनेरिया एक डिसऑर्डर्स है, और इसी तरह के और भी बहुत सारे, जैसे विलियम सिंड्रोम्स एंड you can take kitten cry, you can take the example of super females, you can take the Trimble syndrome, Jacob syndrome, lot of are there, so you will study all of them। हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ब्रेन तो मिस इतना समझ में आया। अब इसके अलावा मिस डिसऑर्डर्स के बाद एक और टॉपिक हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं, दैट इज अ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। सो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, और इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर हम जो टॉपिक जोड़ते हैं इमोशंस के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स हमारे इमोशंस में बायोलॉजी का क्या रिलेशंस है। तो इसमें एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है जो कि आप सब जानते होंगे शायद, दैट इज कैनन बार्ड की थ्योरी, हाइपोथैलेमिक थ्योरी। थैलेमिक थ्योरी इसके नाम से कंसीडर्ड किया जाता है। ऐसे इमोशंस के अलावा मोटिवेशंस के लिए हमारा कौन सा ब्रेन का हिस्सा जिम्मेदार है, दैट इज हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के लिए इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, आई होप आप सबको पता होगा, दैट इज LH लिटरल हाइपोथैलेमस एंड BMH बेसोमीडियल हाइपोथैलेमस। वी स्टडी अबाउट हंगर। ऐसे मोटिवेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एंड हंगर मोटिवेशंस के बाद में
स्लीप के बारे में पढ़ेंगे, स्लीप मोटिवेशंस, वी स्टडी अबाउट द स्लीप मोटिवेशंस आल्सो। सो सिमिलरली वी स्टडी अबाउट अदर थिंग्स लाइक, इसके अलावा हमारी लर्निंग के लिए, आप जानते हैं लर्निंग के लिए कौन सा ब्रेन जिम्मेदार है, या मेमोरी के लिए कौन सा ब्रेन जिम्मेदार है, तो ये सब सारी चीजें हमें एटलीस्ट मालूम हो। जैसे स्लीप के लिए बहुत जिम्मेदार है RAS, हंगर के लिए तो खैर हाइपोथैलेमस, मेमोरी के लिए हिप्पोकैम्पस, राइट। सो हिप्पोकैम्पस is mainly responsible for, hippocampus is mainly responsible for what? It is for responsible for the memories. So memories के लिए जिम्मेदार है। This is again important for you. तो इस तरह की पूरी फ्रेम हमें पहले बना लेना चाहिए। थोड़ा सा डिसऑर्डर्स का भी फ्रेम बना, मेथड्स का भी बना सकते हो आप, राइट। जैसे मेथड्स में भी अलग अलग मेथड्स हैं, एक अगर आप देखें कभी सुने होंगे तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। वन ऑफ देम इज लाइसन मेथड, एबुलेशंस मेथड, इमेजिंग मेथड, केमिकल मेथड्स, अदर इज रिकॉर्डिंग मेथड्स। सो वी हैव अ डिफरेंट मेथड्स रिलेटेड टू द ब्रेन। तो इन सब के बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे तो एक एक चीजों को डिटेल में लेके जाएंगे, बट टॉपिक वाइज लेके जाएंगे, ऐसे ही हवा में नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि जब हम लोग इसको एक एक सेगमेंट को डिटेल में ऐसे लेके जाएंगे, थोड़ा सा मैं इसको दिखाना चाहता हूं एक ही पिक्चर के ऊपर, इसलिए मैंने छोटा कर दिया। तो दिस इज द इंटायर फ्रेम ऑफ द बायोसाइकोलॉजी, और आपको इन सब के बारे में अच्छे से बेसिकली आपको समझना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा इसके नाम बार बार रिवाइज करना, जैसे आपको MRI, CT स्कैन, कैट स्कैन, राइट, तो यहाँ थोड़ा सा बना ही लो। बल्कि जैसे आपको ब्रेन मैथड्स के बारे में, ब्रेन स्टडी मैथड, तो ब्रेन की स्टडी मैथड्स में कौन कौन से हैं आप उनको देख सकते हो। नंबर 1 MRI मैथड, खैर तो इमेजिंग मैथड हो गया। सो यू विल सी दैट इसमें जैसे एक है एबुलेशन मैथड, तो हमें एबुलेशंस मैथड के बारे में पढ़ना है। सो वी विल स्टडी अबाउट एबुलेशंस मैथड एंड देन केमिकल मैथड इज देयर, राइट, हमें बहुत सारे केमिकल मैथड, रिकॉर्डिंग मैथड इज देयर, राइट, रिकॉर्डिंग मैथड, इमेजिंग मैथड इज आल्सो एट देयर। इमेजिंग मैथड मीन्स इमेज को हम लोग खींचते हैं और उस इमेज के सहारे हम लोग ब्रेन की स्टडी करते हैं। अब केमिकल्स में अलग अलग टाइप के केमिकल्स, जैसे कभी ग्लूकोज के ऊपर बहुत पूछा हुआ क्वेश्चंस। इमेजिंग में आपने कैट का नाम सुना होगा, स्क्वाड का नाम सुना होगा आपने, राइट, एंड इसी तरह से MRI, राइट, MRI इज देयर, राइट, और आजकल MRI भी तो कराते हैं, FMRI अलग, MRI ऐसे। रिकॉर्डिंग्स में जैसे EEG टेक्निक्स हो गया, MEG टेक्निक्स हो गया, देन इसी ERG टेक्निक्स हो गया। तो अलग अलग टाइप की टेक्निक्स यूज करके हम लोग यूज, ऐसे 5 और भी हैं, 2-3 और लगा सकते हैं, बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं। बट यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से टेक्निक्स हमारे ब्रेन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक फ्रेम आपको ये पता होना चाहिए बायोसाइकोलॉजी की क्लास पढ़ने के लिए। अगर आपको बेसिक्स फ्रेम पता है, देन यू कैन हैंडल बेटर, यू कैन डू बेटर योर क्लास, और आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ज्यादा इफेक्टिवली आपको पता चलता रहेगा, राइट। तो अब हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो क्या पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बायोसाइकोलॉजी की मीनिंग समझेंगे। After that, we will start the branches of the biopsychology. Then we will study about the history of biopsychology. We will study then about the main concepts. Main concepts के अंदर nerve cells, nervous system, endocrine, endocrine के बाद genetics, genetics के अंदर syndromes, अलग अलग टाइप के syndrome। इसी तरह की जब एक पूरा पिक्चर्स आपके माइंड में एक साथ डेवलप हो जाएगा, then you can do better in this topic, right? So अब 1 मिनट में मैं आया दोबारा, तब तक आप